नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। तत्कालीन कवि ऋतुराज और उनकी कविता कन्यादान पर आधारित यह कार्यक्रम। ऋतुराज की यह कविता एनसीईआरटी की कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है। आइए सबसे पहले सुनते हैं कविता पाठ। प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर विवेक निराला। कविता का शीर्षक है कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कविता पाठ के बाद अब हम कविता के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में लंबे अरसे से अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। भाषा, साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनसे बातचीत करेंगे डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। डॉक्टर शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। भाषा, साहित्य और शिक्षण में उनका विशिष्ट योगदान है। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। नमस्कार साथियों, आज हम समकालीन कविता के महत्वपूर्ण कवि ऋतुराज और उनकी कविता कन्यादान पर चर्चा करने जा रहे हैं। कवि ऋतुराज जीवन और समाज की विडंबनाओं को बहुत ही सरल और सचित्र रूप से हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं। इनकी कविता पर हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर तिवारी, क्या ही अच्छा हो कि आप कवि ऋतुराज का संक्षिप्त जीवन परिचय दे दें, जिससे कविता को समझने में मदद मिलेगी। डॉक्टर साहब, ऋतुराज राजस्थान के रहने वाले हैं जी, और अंग्रेज़ी के अध्यापक थे। अवकाश प्राप्ति के बाद जयपुर में रहते हैं। राजस्थान से बाहर तो बहुत आए गए, लेकिन राजस्थान से अंदर से जिस तरह वो जुड़े हुए हैं वो उनकी पूरी कविता में भी दिखाई देता है। उनके व्यक्तित्व में भी है, कविता में भी है। दूसरे तरह से कहें तो जैसे उनके अनुभव, उनके कविता में आने वाले दृश्य
और उनकी कविता की संवेदना सब कुछ वो राजस्थान के जीवन से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। तो कविता में स्थानीयता को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, उस दृष्टि से इनका बड़ा महत्व है। और एक कवि के रूप में इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि बहुत सारे कवि जो खराब चीज़ें हैं उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनकी आलोचना ज़्यादा करते हैं। ऋतुराज दूसरे स्वभाव के कवि हैं, वो आलोचना के कवि मुख्यतः नहीं हैं, वो विकल्प के कवि हैं। यानी कोई चीज़ है तो कैसी होनी चाहिए इसका संकेत वो अपनी कविताओं में देते हैं। कन्यादान में भी ये चीज़ करते हैं। तीसरी बात यह है कि अपनी कविता से ऋतुराज ने चमत्कार तो नहीं पैदा किया, लेकिन एक कवि के रूप में उनकी स्वीकृति बहुत व्यापक रही। इसलिए आप देखेंगे कि उनको जबलपुर से पहल सम्मान मिला, अपने राजस्थान का बिहारी सम्मान एक बड़ा सम्मान है, वो सम्मान मिला। इस तरह उनको अनेक साहित्यिक संस्थाओं से देश भर में सम्मान प्राप्त हुआ। तो एक कवि के रूप में उनकी अखिल भारतीय स्वीकृति है, ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। अच्छा, कहते हैं कि वो अंग्रेजी के अध्यापक थे, परंतु अंग्रेजी का प्रभाव उतना नहीं है जितना कि लोक का प्रभाव है। हाँ डॉक्टर साहब, ये अक्सर पाया जाता है कि लेखन में अंग्रेजी का प्रभाव उन लोगों के यहाँ ज़्यादा दिखता है जो अंग्रेजी शौकिया पढ़ लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी के अध्यापकों में प्रायः अंग्रेजी का प्रभाव बहुत कम पाया जाता है, वही इनके यहाँ है। और ये लोक से उस तरह नहीं जुड़े हैं, जनता के जीवन से जुड़े हुए हैं, लेकिन लोक वाली बात करते ही लोक संस्कृति वाला पक्ष आता है। तो ये लोक संस्कृति के कवि नहीं है, ये मानव संबंधों के और जीवन की समग्रता के कवि हैं। बहुत अच्छा परिचय दिया डॉक्टर तिवारी आपने। अब हम उनकी कविता कन्यादान पर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, और कन्यादान की थोड़ी सी व्याख्या अगर आप कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर साहब, छोटी सी कविता है जी, लेकिन इस छोटी सी कविता में कवि ने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो आप देखें इसमें कि दुख उसका है, वो ये दुख किसका, जो दान में लड़की को दे रहा है। तो ये माँ का दुख है, क्योंकि ये उसकी अंतिम पूंजी थी। तो अंतिम पूंजी का अर्थ है लेन देन। जो शादी ब्याह में लेन देन तो होता ही है, चाहे दहेज के रूप में हो, चाहे रस्म रिवाज के रूप में हो, गिफ्ट के रूप में हो, दान के रूप में हो। तो वो सारा दान देने के बाद वो लड़की को भी दान में दे रही है, मानो अपना अंश दे रही है, इसलिए वो अंतिम पूंजी है। उसके बाद माने उसके पास कुछ नहीं बचा लड़की को दे देने के बाद, माने ये उसका अंतिम अंश, माने आखिरी हाँ, अंश है। अपना अंश उसको दे रही है, इसलिए वो मैंने अब इसके उसको भी दे दिया तो अब क्या बचा माँ के पास। ये जो माँ की दशा है, इसमें यह भी है कि माँ और बेटी का कितना गहरा अटूट रिश्ता होता है, ये भी यहाँ पर पता चलता है। तो इस तरह ये दोनों अर्थों में है अंतिम पूंजी का प्रयोग। इसके बाद आता है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। क्या बात है, ये कितनी मार्मिक पंक्तियां हैं। आप देखें यहाँ सबसे पहले तो मैं सयानी शब्द पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। केदारनाथ अग्रवाल की कविता है चंद्रगहना से लौटती बेर, वहाँ सरसों सयानी हो गई थी। हाँ, तो कल वहाँ आपने बताया था। सरसों सयानी होने का मतलब था कि वो वयस्क हो गई है, बड़ी हो गई है। यहाँ बड़ी का अर्थ नहीं है, यहाँ परिपक्व का अर्थ है कि ये लड़की अभी इतनी मैच्योर यानी परिपक्व नहीं हुई है, सयानी नहीं हुई है, भोली सरल है। भोली सरल है क्योंकि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। अब दुख बाँचना विदाई के साथ इसका जुड़ा हुआ संबंध है। तो वो अपनी कल्पनाओं में सुख का स्वप्न तो देखती थी, लेकिन ससुराल में जो जटिलताएं होती हैं, जो लड़की को जीवन झेलना पड़ता है, उस सब का उसको बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था। पर सुख का आभास से क्या आशा है? सुख का आभास से तो बताया कि वो कल्पना करती थी, आभास तो काल्पनिक होता है ना। तो ससुराल जाने के बाद उसको कैसा जीवन मिलेगा, उस सुख की कल्पना करती थी। अच्छा। उस सुख का आभास था, तो सुख आभासी था,
दुख वास्तविक था, लेकिन उस दुख को वो बाँच नहीं पाती थी, यानी क्या दुख आएगा इससे वो परिचित नहीं थी। तो ससुराल में जटिलताएं क्या होती हैं इनको वो लड़की नहीं जानती, क्योंकि अभी भोली सरल है, उसको वो अनुभव नहीं है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की और तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। क्या बात। अब ये जो धुंधला प्रकाश है ये भविष्य की अस्पष्टता है। अच्छा, वो उसको पढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो प्रकाश धुंधला सा है, वो उसको ठीक ठीक नहीं जान पा रही है, इसीलिए आभास है। वही यहाँ इस रूप में है, धुंधला प्रकाश है। और तुकों और लयबद्ध जीवन का मतलब है, तुक तो आप जानते हैं कि कविता के छंदों में अंतिम पंक्ति में जो शब्द आते हैं वो तुक में होते हैं। तो ये जो निर्धारित और निश्चित जीवन है, यानी लड़कियों के जीवन के लिए पहले से कुछ निर्धारित नियम हैं, कुछ उनके निश्चित पैमाने हैं। ये जो निर्धारित और निश्चित पैमाने हैं जीवन के, उनके लिए पहले से निर्धारित मार्ग है, या लड़की को ऐसा होना चाहिए, ये जो लड़की के लिए बना हुआ पाठ है, टेक्स्ट है, तो ये जो है ये यही पढ़ती आई थी अब तक, यानी उसको अब तक समाज से, वातावरण से जो प्राप्त हुआ था। ये लयबद्ध पंक्तियों की जो बात लयबद्ध, कही गई वही है, तो मैंने कहा कि निश्चित, लयबद्ध तो निश्चित होती है ना, लय तो निश्चित होती है। अच्छा। तो जो निश्चित जीवन है, निश्चित रास्ता है, उसके लिए लयबद्ध कहा गया है, और जो पहले से निर्धारित है उसके लिए तुक कहा गया है। अच्छा, तो जो पहले से निर्धारित और पहले से निश्चित जीवन है या रास्ता है या उसके लिए निर्धारित जो मूल्य हैं, ये हैं, वो अब तक यही पढ़ती आई थी। ये सिर्फ इन्हीं चीजों को पढ़ सकती थी ना। अच्छा, अब आगे कहते हैं, माने इस मतलब यह है कि लड़की का जीवन तो दुखमय होता है, लेकिन उस दुख को वो जानती नहीं थी, उससे अनजान थी। ये उसका अबोधपन था, ये उसका भोलापन था, सरलता थी, उससे अनजान थी और कल्पना करती थी ससुराल में सुख पाने की। इसलिए वो अस्पष्ट प्रकाश था, वो उस तरह का था। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। क्या बात है। यहां से कविता बदलती है, यानी अब तक लड़की को जो पूरी परंपरा से, विरासत से, वातावरण से एक संस्कार मिला था, वो संस्कार है, लेकिन अब उस सारे संस्कार के भीतर माँ उसको एक सीख दे रही है। क्यों दे रही है, अभी हम इस पर बात करते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। मतलब रीझना का मतलब है आत्ममुग्ध होना, यानी अपने से ही सम्मोहित होना। ये पानी में झांक कर, पानी से आशय क्या है? पानी तो जिसमें प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। अच्छा, और अक्स। पानी में अक्स दिखाई पड़ता है, तो और साथ साथ पानी तो तरलता है जी। तो, और पानी आत्मसम्मान भी है। अच्छा, आत्मसम्मान भी है। और स्त्री के लिए पानी का तो पहले से प्रयोग होता आया है, और कवि जब एक शब्द का प्रयोग करता है तो उसमें परंपरा भी छिपी रहती है। तो पानी में, यानी तुम्हारे लिए जो पहले से बनाया हुआ चौखटा है, जो पहले से बनाया हुआ ढांचा है, मर्यादाएं हैं, बंधन है, जो नैतिकता के नियम बने हुए हैं, उनकी कसौटी पर तुम अपने को मत देखना कि उन पर तुम खरी उतर रही हो तो तुम अपने में संतुष्ट हो जाओ, ऐसा मत करना, अपने पर मत रीझना। ठीक है, उन कसौटियों पर अपने पर मत रीझना। आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब इसमें दोनों अर्थ हैं कि आग रोटी सेंकने के लिए, आग है तुम रोटी सेंको, लेकिन आग जलने के लिए नहीं है। इसमें एक तरफ स्त्री को जीवन भर जलना पड़ता है ससुराल जाने के बाद, तो ये जो जीवन भर का जलना है, उसकी दाह है, इसके लिए भी आग नहीं है, यानी उस आग का उपयोग तुम्हें जलने के लिए नहीं करना है, खुद के लिए नहीं करना है, नहीं, अपने जीवन को दुखमय बनाने के लिए नहीं है आग। आग तो प्रतीक के रूप में आया है ना। और दूसरा, आग का प्रतीक ये भी संकेत करता है, कई बार ससुराल में लड़कियां जला भी दी जाती हैं जी, अनेक कारणों से, दहेज के लिए हो, अनेक कारणों से। तो आग का वो जो, चाहे ये जो मनुष्य विरोधी उपयोग है वो नहीं है, इसको तुम स्वीकार मत करना, तुम अपना कर्तव्य करना। आग रोटी सेंकने के लिए है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो ये जो वस्त्र और आभूषण हैं,
लड़कियों को तो सजी संवरी गुड़िया जैसी एक मतलब फूल सी सुंदर कोमल यही इमेज बनाई गई है, यही उनके लिए पहले से तय किया गया है कि आदर्श है उनका जी। तो कहा कि ये जो प्रचलित और परंपरागत आदर्श है लड़की का जी। वो तुम मत अपनाना। ये शाब्दिक भ्रम पैदा करते हैं, यानी इस तरह के सिद्धांत बनाकर तुम्हें एक भ्रम दिया जाता है कि तुम्हारे जीवन की यही सार्थकता है, लेकिन ये सार्थकता नहीं है, ये भ्रम है, ये तुम्हारे जीवन का बंधन है। तो लड़की को वो जो बनी बनाई पहले से एक धारणा है, एक आदर्श है, एक इमेज है, उस इमेज से सावधान करती है माँ। और इसलिए अंत में टिप्पणी करती है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की हो, लड़की रहोगी, लेकिन लड़की जैसी मत दिखना। इसमें जैसी का तात्पर्य ये जी। कि लड़की है, ये तो प्रकृति ने बनाया है। तो प्रकृति ने जो लड़की बनाया है, प्रकृति की उस सीमा का उल्लंघन वो ना करे। वो लड़की है, लड़की रहे। लेकिन फिर समाज ठोक ठोक के लड़की बनाता है। अच्छा, लड़की हो हंसना मत, लड़की हो दौड़ रही हो, लड़की हो ये मत करो। जितनी वर्जनाएं लड़की की, लड़की हो ये करो, खाना बनाओ, लड़की हो ये करो। ये जो लड़की बनाया जाता है समाज द्वारा, यानी समाज संस्कृति वातावरण के द्वारा ये जो लड़की बनाया जाता है, तुम लड़की जैसी मत होना। लड़की होना पर लड़की होना जैसी। लेकिन लड़की जैसी मत होना। ये जो बनाया जाता है लड़की जैसी, तुम ऐसी मत होना। यानी जो प्राकृतिक स्वरूप है तुम्हारा वो रखना, लेकिन समाज और संस्कृति द्वारा जो आरोपित व्यक्तित्व है उसको स्वीकार मत करना। इस प्रचलित अर्थ को तोड़ के तुम अपनी सार्थकता प्रकट करना। और इसमें छिपा हुआ संदेश ये भी है कि माँ खुद जीवन भर तपती रही है। माँ जानती है, और माँ अपने और अपने पूरे परिवेश से यही पाती रही है। जी। तो अब उसकी बेटी वही सब न झेले, वही सारे दुख न उठाए, इस कारण से वो सावधान करती है कि लड़की होना, लड़की जैसी मत होना। क्या बात है डॉक्टर तिवारी, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की इस कविता की और उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को उद्घाटित किया। पर मेरे मन में कुछ जिज्ञासा, थोड़ा सा प्रश्न है कि जैसे कविता के प्रारंभ में ही कहा गया है कितना प्रामाणिक था उसका दुख, तो इसमें प्रामाणिक को थोड़ा सा और बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। कि ये प्रामाणिक दुख तो माँ का दिखाया जा रहा है। अच्छा, क्योंकि जो अपना अंतिम पूंजी दे रही है, तो माँ, तो ये प्रामाणिक इसलिए है कि वो जीवन भर स्वयं जो अनुभव करती आई और अपने आसपास वातावरण में जो कुछ देखती आई, अच्छा, वो सब उसके भीतर है। तो ये उसका अनुभूत सत्य, यानी कि वो सत्य उसके अनुभव का सत्य है। अच्छा। इसलिए वो प्रामाणिक है। और वो दुख उभर आया लड़की को दान देते हुए, इसलिए ये प्रामाणिक है, क्योंकि उसका निजी भी है और उसके पूरे समाज का, यानी ये जो ढांचा बना है ये सामाजिक कारणों से बना है। डॉक्टर साहब, इसी कविता में बीच में और आया था कि वस्त्राभूषणों की जो चर्चा शाब्दिक भ्रमों की तरह की गई है। इस शाब्दिक भ्रम को थोड़ा सा और व्याख्यायित करें। ऐसे डॉक्टर साहब देखें कि आप देखें कि ये शाब्दिक भ्रम इसलिए है कि शाब्दिक जो शास्त्रों के द्वारा, नियमों के द्वारा, बहुत सारे लोक गीतों और कविताओं के द्वारा लड़की का एक रूप बनाया गया है। तो परंपरा से जो प्रचलित मान्यताएं हैं उन्होंने लड़की का एक रूप बनाया है। लेकिन इसके अलावा भी आप देखें कि जैसे मध्यकाल में जब दरबारी साहित्य और दरबारी संस्कृति थी, तो वहां स्त्री केवल नायिका बना दी गई। वो 10 वर्ष की अज्ञात यौवना नायिका है और 50 वर्ष की विगत यौवना नायिका है, लेकिन नायिका ही है। अच्छा, लेकिन जैसे वो माँ भी है, बहन भी है, पुत्री भी है, वो बुआ भी है, चाची भी है, सामाजिक प्राणी भी है, गांव की रहने वाली भी है। अनेक संबंध तो जो उसके हैं, उसके अनेक रूप हैं। स्त्री के भी अनेक रूप हैं, वो केवल नायिका नहीं है। तो ये जो सारे रूपों को हटा के केवल नायिका का रूप दे दिया गया, तो स्त्री उसी में संतुष्ट है कि मैं यही हूं। उसी तरह आप विज्ञापनों के द्वारा आप देखें कि इतना बड़ा सौंदर्य उद्योग है, अंतरराष्ट्रीय बाजार तंत्र है, वो स्त्री की एक इमेज बनाता है कि उसका
इतना नाप तौल होना चाहिए, जी, जी, जी। ऐसी होगी तो सुंदर होगी, और उस सुंदरता का प्रतिमान बना के फिर उसको विज्ञापन के लिए इस्तेमाल करते क्या हैं। बात है। तो सारी लड़कियां फिर ब्यूटीक जाएं या करें ये करें और वही सामान इस्तेमाल करें। यानी जो विज्ञापनों के द्वारा आज लड़की की एक इमेज बनाई जा रही है, तो वो भी बनाई हुई इमेज है ना, लड़की की स्वाभाविक इमेज नहीं हाँ, है। तो कवि ने उसे ही तो शायद कवि ने ये जो कहा है। परंपरा से चला आ रहा है और आज भी जो प्रयत्न किया जा रहा है, जी। जिस समाज में देखिए भेदभाव होगा, विषमता होगी, वहां स्त्री पुरुष के बीच में भी विषमता होगी, जी। और तब स्त्री को लड़की जैसा बनाया जाएगा और पुरुष स्वामी जैसा बनेगा। मां उसके प्रति सचेत कर रही है, और ये जो इस लड़की जैसा बनाना है, जी। इस सारे खेल को, चाहे वो शास्त्रों के द्वारा आ रहा हो, चाहे विज्ञापनों के द्वारा आ रहा हो, चाहे नायिका बना के किया जा रहा हो, इस सब को शाब्दिक भ्रम एक शब्द से संकेतित क्या करता बात है। बहुत अच्छा डॉक्टर जी, साहब, डॉक्टर ये एक और छोटा सा मेरा प्रश्न है जी, कि डॉक्टर साहब। आज के संदर्भ में ये कन्यादान, जी। कन्यादान का औचित्य क्या है? कन्यादान का कोई औचित्य नहीं है, इसीलिए तो कवि ने कन्यादान शब्द की विडंबना उद्घाटित की है, अच्छा। क्योंकि दान में तो वस्तु दी जाती है। हाँ। किसी समय में जब पुरुष की सत्ता हावी थी, जिसको पितृसत्ता कहते हैं, पैट्रियार्की कहते हैं, तब स्त्री उसकी संपत्ति होती थी। और इसीलिए आप देखें कि जो जितना सामर्थ्यवान होता था, वो इतनी स्त्रियां रखता था, जी। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन वो अगर व्यापारी है, अगर वो राजा है या जमींदार है या कुछ भी है, तो उसके पास उतनी अधिक स्त्रियां होंगी। यानी जितनी अधिक स्त्रियां हैं उतना वो बलशाली है। जैसे जितनी अधिक उसके पास रुपए हैं, जितने घोड़े हैं, जितने सोना चांदी है, उतना वो तो एक जमाने में जैसे सोना चांदी है, घोड़े हैं, उसी तरह से खेत बाड़ी है, उसी तरह स्त्री भी संपत्ति होती थी। अच्छा। तो उसका दान करते थे, वो पराया धन कहा जाता था। तो स्त्री अगर पराया धन है तो संपत्ति ही हुई ना। तो स्त्री पुरुष की संपत्ति है, तो अब बेटी है तो उसका दान करते थे। अब स्त्री को अगर लड़की जैसा दिखाई नहीं देना है, उसको अपना स्वतंत्र स्त्री का व्यक्तित्व प्राप्त करना है, तो वो वस्तु नहीं होगी। क्या हम ये कहें कि कन्यादान पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कवि? जाहिर है, बिल्कुल, क्योंकि कन्यादान ही तो ये सारी विडंबना का स्रोत है। जी। यानी सारी जो ये विडंबना है स्त्री की, जो उसकी तकलीफ है, पीड़ा है, यहाँ उसके प्रतीक के रूप में कन्यादान शब्द को रखा गया है। तो इसलिए उस कन्यादान को वो आज के युग में निरर्थक बता रहा है। ये है। डॉक्टर तिवारी, आपने ऋतुराज की इस कविता की जो व्याख्या प्रस्तुत की है और जिस सरल तरीके से इसे समझाया है, वो हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभप्रद होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। साथियों, अभी डॉक्टर अजय तिवारी ने समकालीन कवि ऋतुराज और उनकी कविता कन्यादान से जुड़े जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो, तो आप अपने साथियों और अपने अध्यापकों से चर्चा करें। अध्यापकों से विशेष अनुरोध है कि पाठ पढ़ाते समय विद्यार्थियों में प्रश्नाकुलता पैदा करें, अर्थात उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। चर्चा परिचर्चा के द्वारा ही उसका समाधान करें। संभव हो तो हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET, चाचा नेहरू भवन,